शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और ठीक इसी प्रकार से विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है उसके कामकाज को लेकर के यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा ये किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास में पावर रहती है कि वो किसी सदस्य को, लोकसभा के किसी मेंबर को वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ये उसके पास में पावर है उसके मिसकंडक्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पर हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है वो केंद्र सरकार की तरफ से रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा पक्ष केंद्र सरकार का ही लेगा। हाल फिलहाल में इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर, मुस्लिम सांसद के ऊपर जब कमिटमेंट किया गया, मिसबिहेव किया गया, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। वहीं जब अधीर रंजन चौधरी ने कोई टिप्पणी करी थी तो उनको तुरंत आपने सस्पेंड कर दिया था। और ये चीज़ आज के समय में बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में हम देखते हैं वहाँ के विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने अभी भी उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई या फिर सस्पेंड नहीं किया है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, संसद में इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसके ऊपर ही ये मेनली आर्टिकल लिखा गया है। चाहे हम बात करें लोकसभा के स्पीकर की, चाहे हम लेजिस्लेटिव असेंबली के हम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, उनको अपना जो काम है एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में करना चाहिए ताकि हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वो बेहतर तरीके से हो सकें। अभी की फ़िलहाल की घटना बताई जाती है कि डिसक्वालिफिकेशन की जो पिटीशन है ऑफ इट्स मेंबर दैट हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर हिम सिंस जुलाई 2022। जुलाई 2022 में ये पिटीशन दायर करी गई थी और अभी तक ये पेंडिंग है। अभी तक वहाँ की वहाँ के अध्यक्ष ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है और ये केस फिर कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी निराश हैं सरकार के इस प्रकार के कामकाज को लेकर के। उनका कहना है कि हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपको कोर्ट की बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, इसके बावजूद भी आपने उसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया है। तो ये इस प्रकार के सब चीज़ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किए गए थे उस समय में जब महाराष्ट्र की जो असेंबली स्पीकर हैं उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं किया था डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और ये चीज़ 2022 से पेंडिंग है और आज के समय में ये 2023 चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, चाहे विधानसभा के स्पीकर की हम बात करें, ये वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर माना जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पीठासीन ये मुखिया है, पीठासीन ये अधिकारी हैं। यदि बैठक हो रही है तो बैठक में सबसे ऊपर कौन है, वहाँ का अध्यक्ष होता है। कहीं कुछ गड़बड़ी दिखी उसको, कहीं कोई मिसकंडक्ट दिखा, कहीं कोई गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो आपको वो सस्पेंड कर देगा या फिर कुछ समय के लिए आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है स्पीकर को क्या चीज़ ध्यान में रखना है। उनको ध्यान में रखना है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो फ्री मैनर में रहें, ठीक है। लेकिन यदि इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग के मामले में इंडिया इस मामले में काफ़ी पिछड़ गया है। हमारी जो आशाएं हैं ना काफ़ी पिछड़ चुकी हैं। स्पीकर का जो पद है हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। मेडिवल ब्रिटेन की यदि हम बात करें उस समय में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पोक पर्सन की ज़रूरत हुआ करती थी जो कि किंग के साथ में डीलिंग कर सके, बातचीत कर सके, एक बीच का जरिया बन सके। तो उस समय में स्पीकर का पद आया था अंग्रेज़ों के ज़माने में।
17वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि ये जो स्पीकर है ना, इसको हम एजेंट के तौर पर देखते थे क्राउन का। फिर हम बाद में देखते हैं 19वीं सेंचुरी के मिडल में स्पीकर हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी इम्पार्शियल चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। 19वीं शताब्दी के मध्य में हम देखते हैं स्पीकर अब चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन बोलें चाहे आज के समय में हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें। स्पीकर के कंडक्ट की बात करते हैं हम, और क्या क्या गैप हमें दिखाई दे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें और उसके मतलब लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं, इसकी यहाँ पर जानकारी थोड़ी सी हम देखने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यदि हम देखें तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती हैं 2 मेंबर को। 2 मेंबर का चुनाव किया जाता है ऑफ इलेक्ट 2 ऑफ इट्स मेंबर टू बी द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 2 लोगों का चुनाव होता है, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। कुल मिलाकर के ये उनका ट्रेडिशनल रोल रहा है कि बैठक की कामकाज अच्छे तरीके से चलते रहे। लोकसभा की बैठक चल रही है तो काम ठीक ठाक चलना चाहिए, ये देखभाल करने का, देख रेख करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। इसके साथ साथ में दूसरा जो काम इनको दिया जाता है वो ये है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है उसको सर्टिफाई करने का काम भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। सर्टिफाई करना मतलब होता है प्रमाणित करना। वहीं यदि हम बात करें राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यहाँ पर उनका काफ़ी लिमिटेड रोल होता है। लेकिन मेन जो कहते हैं ना कि जो वित्त विधेयक होता है हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसके साथ साथ में ये डिसाइड करना है कि किसको डिस्क्वालीफाई करेंगे आप, किसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, इसके लिए 10th शेड्यूल है डिफेक्शन के लॉ के अंतर्गत। तो 3 काम यहाँ पर सबसे मेन है, वो है कि संसद की कार्यवाही अच्छी चलती रहे। दूसरे नंबर का काम है कौन सा बिल मनी बिल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डिसाइड करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके साथ साथ में कोई व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिफेक्शन के अंतर्गत ये चीज़ भी निर्धारित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स एंड मिसयूज बाय बीजेपी। मेंबर्स का आप कैसे सस्पेंशन कर दे रहे हैं जो कि अपोजिशन पार्टी से आते हैं, और जब खुद की पार्टी की बात आती है तो उसके लिए आप काम को एकदम पेंडिंग में डाल देते हैं। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की यदि हम बात करें, इसमें कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसके माध्यम से किसी भी मेंबर को आप मिसकंडक्ट के हिसाब से सस्पेंड कर सकते हैं। ये पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास में है, ये पावर विधानसभा के अध्यक्ष के पास में है। लेकिन ये नोटिस किया गया है कि स्पीकर हो चाहे वो दैट स्पीकर्स एंड हाउसेस मिसयूज दिस प्रोविज़न, न केवल स्पीकर के द्वारा, इसके साथ साथ में जो हाउस है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है, वो इस कानून का हमेशा मिसयूज़ किया जाता है अपोजिशन पार्टी के मेंबर के खिलाफ में। रिसेंट इंस्टांस की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, कांग्रेस पार्टी इन द लोकसभा अधीर रंजन चौधरी की बात करें, इनको आसानी से सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया था। लेकिन ठीक इसी प्रकार से आपने बीजेपी के मेंबर रमेश बिधूरी को सस्पेंड नहीं किया था, जिन्होंने कम्युनल स्लर्स दिया था। कम्युनल मतलब जातिगत टिप्पणी करी थी, धर्म पर आधारित टिप्पणी करी थी बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ में। इसके साथ साथ में देयर वाज आल्सो द केस ऑफ महाराष्ट्र असेंबली सस्पेंडिंग 12 बीजेपी एमएलएस अनकॉन्स्टिट्यूशनली। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जा रहा है, उस समय में शिवसेना की सरकार हुआ करती थी। शिवसेना की सरकार जब हुआ करती थी तो उस टाइम में उन्होंने क्या काम किया था, जब बैठक चल रही थी तो 12 बीजेपी के एमएलए को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था 1 साल के लिए। जुलाई 2021 की ये घटना है।
तो देखा जाए पार्टिकुलरली इस पावर का मिसयूज़ हमेशा से जो पार्टी है जो सत्ता में है वो वही लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्क इज सेंडिंग बिल्स टू कमेटी। अगला जो कामकाज इनको दिया गया है भाई लोकसभा अध्यक्ष को कि कोई भी बिल है, कोई भी बिल में यदि मतभेद है, विपक्ष कह रहा है कि इसकी जांच होना चाहिए, पड़ताल होना चाहिए, इस पर विवाद होना चाहिए, तो इस प्रकार के बिल को लोकसभा अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी जो कमेटियां बनाई जाती हैं उनके पास में भेजना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा होता है कि सरकार जल्दबाजी में बहुत रहती है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, वाद विवाद नहीं होता और बहुत जल्दबाजी में ही नियम कानून पारित कराए जाते हैं। स्पीकर को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी बिल को रिफ़र कर सकते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को, ताकि उसके फिर से जांच पड़ताल हो सके। यहाँ तक कि आज के समय में जो महत्वपूर्ण बिल रहते हैं इनको रिक्वायरमेंट रहती है कि इनकी डिटेल में स्क्रूटनी होना चाहिए, जांच होना चाहिए, इनको तक आप स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेज रहे हैं। 60% बिल की बात करें तो लगभग जितने भी पास हो रहे हैं 100 में से 60 बिल उनको 2004 से 14 के बीच में स्टैंडिंग कमेटी भेजा जाता था चर्चा के लिए, जांच पड़ताल के लिए, वाद विवाद के लिए। लेकिन आज के समय में 2014 से 2023 तक मात्र 25% से भी कम जो बिल हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी तक भेजा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या जजमेंट आया है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सारी चीज़ों को लेकर के, एंड कौन कौन से कदम हैं जिनको हम उठा सकते हैं। एक छोटे मोटे कुछ जजमेंट आए थे कि हो तो होलहान 1992 का, इसमें इस बारे में चर्चा करी गई थी कि ये जो पावर है स्पीकर के पास में कि वो डिफेक्शन को निर्धारित करेगा, ये वायलेट करता है बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को। तो पहला जो जजमेंट आया है 1992 का आया है, इसमें बोला जा रहा है कि यदि हम स्पीकर को ये पावर दे देते हैं तो स्पीकर सरकार का आदमी होता है, तो वो हमेशा सरकार के पक्ष में ही निर्णय लेगा, इसलिए यहाँ पर बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का उल्लंघन होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था, काईशाम मेघचंद्र सिंह वर्सेस द ऑनेबल स्पीकर मणिपुर 2020 का ये केस है। उसमें रिकमेंडेशन दिया जाता है कि कुछ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस में, ताकि ये जो पावर है इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को दे दी जाए जिसके हेड रहेंगे जज। तो एक ट्रिब्यूनल गठित करने की बात करी जाती है, वो ये निर्धारित करेगा कि क्या किसी को सस्पेंड करने की ज़रूरत है, क्या किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, क्या कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा, क्या इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, इसके लिए हमने एक ट्रिब्यूनल का गठन करना है। इसके साथ साथ में अतिरिक्त में भी काफ़ी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे कोर्ट में रिसेंट ईयर्स में। यदि हम देखें सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टेन बिल्स एज ए मनी बिल बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो जो मनी बिल से रिलेटेड आप प्रमाण कर रहे हैं कि मैं इसको मनी बिल बोल देता हूँ, ये मनी बिल बन जाएगा, इसमें भी काफ़ी कुछ भेदभाव किया जाता है। अब यदि हम बात करें ब्रिटेन में क्या सिस्टम चला आ रहा है और क्या हम ब्रिटेन के सिस्टम को अपना सकते हैं, तो ब्रिटेन में यदि हम बात करें, स्पीकर यदि एक बार इलेक्टेड हो गया है उनकी ऑफिस के लिए, तो ये क्या काम कर सकता है, रिज़ाइन दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी से जिससे आप बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम है। वहीं यदि हम इलेक्शंस की बात करें, बाद के जो इलेक्शन हो रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, यहाँ पर वो इलेक्शन जब जब भी होगा, बाद में जो भी इलेक्शन हो रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो अब वो क्या है ना, मेंबर के तौर पर नहीं इलेक्ट किया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी में सदस्य के तौर पर नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप फिर से स्पीकर बन जा रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। और यही बताता है कि यहाँ पर जो है कामकाज हो रहा है वो
ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है, मतलब कुछ कुछ, पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन कह सकते हैं कि कुछ कुछ जिम्मेदारी से वो काम करेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल है जिसके माध्यम से अलाउ किया गया है स्पीकर को या फिर डिप्टी स्पीकर को कि वो रिज़ाइन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसी घटना कभी कोई घटित नहीं हुई है, क्योंकि स्पीकर कभी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में कभी भी वोट नहीं देता है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीडीपी की ग्रोथ से रिलेटेड है। जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है इंडिया की तरफ से, या फिर अन्य जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो भी अनुमान लगाती हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस परसेंट के हिसाब से होने वाली है। यदि हम अच्छे तरीके से जीडीपी ग्रोथ का एनालिसिस करें, यदि बिफोर एंड आफ्टर कोविड-19 के हिसाब से, तो जो मीडियम टर्म एनुअल जीडीपी ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया जा रहा है 3 से 4% के हिसाब से इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की बात करें, एनओसी की बात करें, इसने अनाउंसमेंट किया था जीडीपी ग्रोथ के लिए, और पार्टिकुलरली ये अप्रैल एंड जून महीने की बात करी जा रही है। एनुअल रेट रहेगा इसका 7.8% का। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि खुश हो सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा कुछ कंजर्वेटिव फॉरकास्टर रूटीनली प्रोजेक्टेड लगाते रहते हैं जीडीपी ग्रोथ का 6 और 7% का। लेकिन देखा जाए जीडीपी भले ही बढ़ रही है या फिर जीडीपी की वृद्धि का हम अनुमान लगा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ हमारे देश की हमेशा से ही हाइड कर देती है हमारे देश की इनइक्वालिटीज़ को। इसके अलावा हमारा जो अटेंशन है उसको हटा देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे कि एक्यूट जॉब स्कैरिटी है, लोगों के पास जॉब की कमी है, पुअर एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ अच्छा नहीं है। इसके अलावा हमारी जो सिटीज़ हैं उतनी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं हैं, अनलाइवेबल है। इसके साथ साथ में हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे आंकड़े हम जीडीपी के माध्यम से नहीं पा सकते हैं। जीडीपी भले ही बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने के पीछे जो चीज़ें छिपी हुई हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। अभी तक यदि देखा जाए हम लोगों ने क्या अचीव किया है, अभी तक देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। अभी हम जो है काफ़ी कुछ अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं। जस्ट एज यदि हम उस बच्चे की बात करें जिसकी उम्र तो 10 साल है लेकिन उसकी हाइट ऐसी बढ़ गई है जैसे कि वो 20 साल का बच्चा हो गया हो। यदि हम पार्टिकुलरली उन गरीब देशों की बात कर लें तो उनमें से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर के सामने आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पार्टिकुलरली ये है कि पिछले 20 साल की बात करें तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो स्लो रही है, और इसका जो रीज़न है वो मेन रीज़न है डिमांड का, कि डिमांड हम लोगों की नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डिमांड लोगों की तभी बढ़ेगी, एक तो वस्तुओं के दाम यदि हम थोड़ा सा कम करें, महंगाई को थोड़ा सा कम करें, या फिर सेकंड काम सरकार कर सकती है लोगों के हाथों में पैसे दे करके। इसके लिए भी बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो अभी सरकार ज़्यादा वसूल रही है उस इंटरेस्ट रेट को सरकार कम कर सकती है। इसके माध्यम से भी लोगों की जो परचेसिंग पावर है ना उसको बढ़ाया जा सकता है, सैलरी को बढ़ाया जा सकता है, मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर पूरा पूरा जो है जीडीपी ग्रोथ की हिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करी जाती है कि कौन सा सेक्टर कैसे अभी तक प्रोग्रेस किया है।
कुल मिलाकर के यहाँ पर मेन रीज़न बताया जा रहा है कि हम पिछले 20 साल का डेटा उठा करके देखेंगे तो उसमें जीडीपी की उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई है जिस हिसाब से होना चाहिए। इसका एक रीज़न है डिमांड में कमी आना। तो आज के समय में ज़रूरत है कि हम डिमांड को कैसे करके बढ़ा सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी सी पॉलिसी लाई हैं जिसके माध्यम से उन्होंने सप्लाई साइड को ही ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन उन्होंने डिमांड के ऊपर कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं करा। जैसे कि आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंक्शनल सिटीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं। सितंबर 2019 के हिसाब से यदि हम बात करें तो सरकार की तरफ से कारपोरेट टैक्स में कटिंग की गई। अब कारपोरेट टैक्स में आप कटौती कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा किसको होगा? कंपनी को होगा। सेकंड नंबर का प्रयास किया गया था कि हम जो है कंपनियों को पीएलआई के अंतर्गत कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाओ, हम आपको 10 रुपये का इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहीं पे सामान बनाओ, हम इतने रुपए आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। पीएलआई स्कीम लेकर के आए हैं। सरकार ने फ्लाईओवर बनाया, सरकार ने हाईवे के ऊपर खर्चा किया, लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी जो कारपोरेट इन्वेस्टमेंट है ना वो रिवाइव नहीं हो पाया था, फिर से उतना ज़्यादा गति नहीं पकड़ पाया था। कुल मिलाकर के अब सरकार बोली है कि हम कंपनी से कम टैक्स ले रहे हैं, और वहीं आप सीधे सीधे किसके ऊपर निर्भर हो गए हैं? जो सैलरीड पर्सन हैं उनसे आप टैक्स ले रहे हैं, उनसे आप कमाई का जरिया बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर आप निर्भर हो गए हैं। इसी के चलते चलते हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। परचेसिंग पावर कम होने के साथ साथ में हमारी डिमांड भी कम हो गई है। इसके बाद पार्टिकुलरली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो केरल से जुड़ी हुई है। केरल में हाल फिलहाल में देखा जाए तो कुछ ब्लास्ट हुए हैं, रिलीजियस प्रार्थना हो रही थी उस टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों की जानें गई हैं, और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि शायद जो डेथ हुई है, डेथ का जो डेटा है वो बढ़ सकता है। अब जब ये घटना हुई इसके बाद एक आदमी जेल में जाकर के बोलता है कि सर मेरे को गिरफ़्तार कर लो, ये सब मैं ही किया हूँ। इसके बाद उसकी गिरफ़्तारी होती है और पुलिस के द्वारा उसके ऊपर जो है या फिर उससे जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके ऊपर यूएपीए की धारा लगाई जा रही है। यूएपीए कानून लगाया जा रहा है, तो यूएपीए के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देखेंगे। यूएपीए जिसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं, यूएपीए कानून को लागू किया गया था 1967 में। इसके माध्यम से हम प्रिवेंशन करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशंस को इंडिया में। यदि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कोई संगठन कर रहा, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कानून 1967 में हम बनाए थे। अनलॉफुल एक्टिविटी वर्ड का यूज़ किया गया है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कौन कौन से काम आ सकते हैं? इसको करने वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संगठन हो सकता है जिसके माध्यम से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरनिटी ऑफ इंडिया को प्रभावित किया जाता है। ऐसा कोई भी काम जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के ऊपर आँच आएगी, वो काम अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाता है। इस कानून ने केंद्र सरकार को एब्सोल्यूट पावर दे दी है, बहुत ज़्यादा पावर दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि ये एक्टिविटी अनलॉफुल है तो वो इस चीज़ को ऑफिशियल गजट के माध्यम से डिक्लेयर कर सकता है। अब व्यक्ति को सज़ा क्या मिलेगी? तो डेथ पेनाल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये हाईएस्ट पनिशमेंट हो सकता है। यूएपीए कानून के अंतर्गत चाहे कोई व्यक्ति इंडियन हो चाहे कोई फॉरेन नेशनल्स हो, दोनों के ऊपर ये कानून काम करता है। एंड ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा सेम मैनर में
इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। मतलब उन लोगों के ऊपर भी यह कानून लागू हो गया है जो कि इंडिया के आउटसाइड में कोई अपराध कर रहा है। यूएपीए के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो फाइल करती हैं एक चार्जशीट। मैक्सिमम 180 दिन का इनको टाइम दिया जाता है अरेस्ट के। जैसे आज अरेस्ट किए हैं तो आज अरेस्ट करने के बाद 180 दिन का टाइम है कि आप चार्जशीट को फाइल करिए। इसके अलावा ये जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाया भी जा सकता है यदि आप कोर्ट की अनुमति ले लेते हैं। इंटीमेटिंग मतलब होता है सूचना देना। 2004 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे एंड यहाँ पर ऐड किया जाता है टेररिस्ट एक्ट को। इसके जो ऑफेंस की सूची है, ठीक है, इसके माध्यम से टेररिस्ट एक्ट को हम शामिल किए हैं ताकि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम लगभग 34 को अभी तक बैन कर चुके हैं। यहाँ पर आउटफिट्स वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है संगठन। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और भी कुछ संशोधन होता है। अगस्त के महीने में पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 को। इसके माध्यम से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को टेररिस्ट के तौर पर हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। इसके लिए सर्टेन ग्राउंड का प्रोविज़न किया गया है इस कानून में। इस एक्ट के माध्यम से हमने पावर दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को कि वो अप्रूवल देगा तब जा कर के सीज होगी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को। तो ये पावर किसको दी गई है? डायरेक्टर जनरल को दी गई है। एनआईए का जो डायरेक्टर जनरल होता है उसको। इसके साथ साथ में इस कानून में पावर दी गई है ऑफिसर्स लोगों को जो कि एनआईए के ऑफिसर्स हैं या फिर रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हैं या फिर उनसे ऊपर हैं। वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो कि टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये काम डीएसपी, एसीपी या फिर ऑफिसर रैंक और एबव रैंक ऑफिसर इन द स्टेट में डीएसपी से ऊपर, एएसपी से ऊपर या फिर डीएसपी, एएसपी ये लोग भी जो है इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकते हैं। लगभग इसमें देखा जाए 41 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं एंड 2 लोगों की मौत हुई है। और ये लोग कोच्चि के किनारे एक प्रेयर में मीटिंग कर रहे थे, प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए थे। मार्टिन के डोमिनिक मार्टिन का नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये एक डिसचेंटेड मेंबर हैं रिलीजियस ग्रुप के। ये इसके सस्पेक्ट माने जा रहे हैं इस केस के। इन्होंने बुक किया था उनको अंडर द प्रोविज़न ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। और इसी के माध्यम से थोड़ा सा रास्ता खुल गया है एनआईए के लिए कि वो जांच कर सकती है। ये जो ब्लास्ट हुआ था सवेरे 9:38 पर हुआ था। यहाँ पर लगभग 2000 लोग असेंबल्ड हुए थे मीटिंग के लिए एंड इसमें फैमिलीज आई थी, बच्चे थे, वुमेन थे। मार्टिन जो है कहाँ गए थे? कोडाकारा पुलिस स्टेशन, थिरसूर की बात है। और इन्होंने स्वीकार किया है इस क्राइम को। आगे हम बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो मिस्टर विजयन ने सबसे पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मंडे के दिन एंड उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से भी बात किया है। आगे और यदि हम बात करें अब इसके बाद इस घटना के ऊपर राजनैतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो तेज हो गए हैं। लेकिन मिस्टर विजयन का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, यदि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं। तो ये वाली जो न्यूज़ आई है वो इंडिया विज़न 2047 से रिलेटेड है।
तो इंडिया विज़न 2047 की बात करें तो इसके माध्यम से भारत सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि आने वाले टाइम में भारत किस प्रकार से प्रोग्रेस करेगा, हमारे लिए कौन कौन से चैलेंजेस रहने वाले हैं। कुछ कुछ यहाँ पर आप इंडिकेटर को देख सकते हैं और आने वाले टाइम में मैक्रो इकोनॉमिक के लिए ये जो इंडिकेटर तैयार किया गया है वो बताता है साल दर साल हम कैसे करके हमें बढ़ोतरी करना है और कैसे करके विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ना है। पहला जो इंडिकेटर है जीडीपी एट करंट प्राइस में जीडीपी क्या रहेगी। 2030 तक हमारी जो जीडीपी है वो 609 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, 2040 तक 1759 ट्रिलियन और 2047 तक 3604 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। पर कैपिटा जीडीपी यदि हम बात करें तो रुपए में यहाँ पर बताया गया है कि कितना हो सकता है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी हो गई है 4 लाख, 4 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 21 लाख हो जाएगी हमारी कब 2047 तक। एक्सपोर्ट हमारा कितना होने वाला है, ट्रिलियन में पैसा बताया जा रहा है 1.58 ट्रिलियन 2030 में, 4.56 2040 में और 2047 में 8, मतलब लगभग डबल डिजिट में हम डबल 2 गुना वृद्धि करेंगे। इंपोर्ट हमारा अभी हाल फिलहाल में 2030 में 1.88 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और 2040 तक ये हो जाएगा लगभग 6 के करीब में और 2047 तक हमारा इंपोर्ट 12 हो जाएगा। देख सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 8 ट्रिलियन का, लेकिन इंपोर्ट हम 12 ट्रिलियन का कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें 2030 में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 195 ट्रिलियन का लगभग 200 और 2040 में लगभग 600 और 2047 में 1200। सेविंग की बात करें तो 207 ट्रिलियन 2030 तक, 2040 तक 649 और 2047 में 1339। गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी बीचों बीच में खड़ी है। गवर्नमेंट का एक प्लान है नेशनल विजन प्लान टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। इसके माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारी जो कंट्री है वो मिडिल इनकम कंट्री के जाल में फंसी ना रह जाए, जहाँ पर बहुत सारी कंट्री जो है जा कर के गिर रही हैं, मतलब डेवलपमेंट की स्टेज में जा कर के हम कहीं पीछे ना हो जाएं। इसके लिए हमने कुछ विज़न डॉक्यूमेंट लेकर के आने वाले, सरकार इसके लिए कुछ विज़न डॉक्यूमेंट लेकर के आने वाली है और वो अभी हाल फिलहाल में फाइनल होने वाला है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये कार्बन एमिशन को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो निर्धारण आपने किए हैं कि हम इतना % कार्बन एमिशन को कम करेंगे, उसको आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ओवरशूट वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है लक्ष्य से बाहर चले जाना। जितना लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप टारगेट को मिस कर दे रहे हैं, एक स्टडी में सामने आया है। इस सारणी के माध्यम से, टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 38% और भी ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे 2030 में, जितना कि उन्होंने कमिटमेंट किया था। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस, रसिया, जापान, यूके, कनाडा, ईयू, नॉर्वे, कजाकिस्तान की बात करी जाती है। एनडीसी टारगेट आप निर्धारित करी हैं कि 2030 तक हम इतना कार्बन एमिशन कम करेंगे। यूएस ने कहा था 50%, लेकिन 2030 तक मात्र 22% ही काम कर पाएगा। रसिया ने बोला था 40, लेकिन 48% रिडक्शन कर पाएगा। जापान ने बोला था 46, लेकिन रिडक्शन कर रहा है वो 45%। तो इस मामले में जापान बेहतर कमिटमेंट किया है। यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें 68% बोले हैं 56% तक काम कर पाएंगे। कनाडा ने 40 बोला था 30%, ईयू ने बोला था 55 तो 44%, नॉर्वे ने बोला था 55%। ठीक है, लेकिन नॉर्वे इस मामले में आप देखिए कितना आगे है। बोला था 55% हम कम करेंगे,
लेकिन जो उनका रिडक्शन है 57% का है। कजाकिस्तान भी लगभग बराबरी में है, 14-15% बोला था तो 14% में उसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो जापान और कजाकिस्तान आर सेट टू मिस देयर टारगेट बाई 1% पॉइंट, 1% पॉइंट का अंतर है, बाकी काम बेहतर कर रहे हैं। ये जो स्टडी पब्लिश की गई है ये दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, एक थिंक टैंक है, एनजीओ बोल सकते हैं, जिसको CEEW के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया है।